नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की अहम सुर्खियों के साथ। 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए प्रचार अभियान में तेजी। जेपी नड्डा कठुआ में भरेंगे हुंकार तो राहुल गांधी रामगढ़ और छंब में करेंगे रैली। वहीं उमर अब्दुल्ला समेत महबूबा मुफ्ती की भी होगी जनसभा। हरियाणा के चुनावी रण में आज भी चढ़ेगा चुनावी पारा। अमित शाह रेवाड़ी, मुलाना और लाडवा में करेंगे धुआंधार प्रचार तो मायावती फरीदाबाद में करेंगी रैली। वहीं भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा भी नई रणनीति के साथ मैदान में उतरे। आज दोपहर 1 बजे दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के रिक्त पद पर होगा चुनाव। उपराज्यपाल के निर्देश पर एनसीडी कमिश्नर ने देर रात जारी किया आदेश। चुनाव आयोग की टीम आज मुंबई में राजनीतिक दलों के साथ करेगी बैठक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंची है टीम। विश्व पर्यटन दिवस आज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे दिल्ली में मुख्य समारोह का उद्घाटन। पर्यटन और शांति है इस साल की थीम। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजरायली सेना ने फिर किया बेरूत पर हवाई हमला। अमेरिका के संघर्ष विराम की पेशकश को ठुकराया। अमेरिकी रक्षा प्रमुख ने कहा कूटनीतिक समाधान अब भी संभव। और खेल की खबरों में बांग्लादेश को क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। आज से कानपुर में शुरू होगा दूसरा टेस्ट मैच। पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 280 रन से दी थी मात। और इन अहम सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर में 2 चरण में चुनाव हो चुके हैं। अब बारी है तीसरे और अंतिम चरण की। आज बीजेपी की ओर से फिर एक बार पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हुंकार भरेंगे। नड्डा की रैली कठुआ में होगी। इसके साथ ही वो जम्मू कश्मीर में अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। 1 अक्टूबर को यहां 11 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अंतिम चरण का मतदान है। पिछले दौर में जो कमियां राजनीतिक दलों की ओर से रह गई हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए नए सिरे से नेताओं ने रणनीति बनाई है और प्रचार अभियान में डटे हुए हैं। कांग्रेस ने भी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आज राहुल गांधी 2 चुनावी रैलियां कर कांग्रेस के हक में माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले राहुल गांधी सांबा जिले के रामगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद जम्मू के छम में चुनावी रैली करेंगे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उनके नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला भी लगातार प्रचार अभियान में पूरी तरीके से डटे हुए हैं। 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव में उनके पास अनुच्छेद 370 एक अहम मुद्दा है। उमर अब्दुल्ला आज जम्मू के उधमपुर, विजयपुर और जम्मू उत्तर के निर्वाचन क्षेत्रों में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। पीडीपी ने भी दमखम के साथ अपने नेताओं को प्रचार अभियान में उतारा है। खुद महबूबा मुफ्ती समेत उनकी बेटी इल्तिजा रोज कई जनसभाएं कर रही हैं। चलिए जम्मू कश्मीर से आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। यहां भी सभी दलों की ओर से चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। भाजपा की तरफ से चुनाव प्रचार की कमान आज गृह मंत्री अमित शाह संभालेंगे। अमित शाह आज 3 रैलियों के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। अमित शाह की पहली रैली रेवाड़ी में होगी, वहीं दूसरी रैली मुलाना में होगी। वहीं दिन की अंतिम रैली में गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए लाडवा में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे और उन्होंने एक दूसरे से नाराज चल रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा को एक मंच पर खड़ा किया। पिछले कुछ दिनों से शैलजा नाराज थी और कांग्रेस के लिए प्रचार भी नहीं कर रही थी। बहरहाल शैलजा पूरे राज्य में प्रचार करेंगी। आज हरियाणा में शैलजा का धुआंधार प्रचार रहेगा। भाजपा और कांग्रेस के साथ बसपा भी हरियाणा विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ ताल ठोक रही है। इसी क्रम में बसपा सुप्रीमो मायावती आज फरीदाबाद में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। मायावती बीएसपी इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवारों के लिए जनता से वोटों की अपील करेंगी।
और जनादेश के बाद आइए अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों का भी रुख कर लेते हैं। आज दोपहर 1 बजे दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव होना है। देर रात एमसीडी कमिश्नर ने यह आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक स्थायी समिति की 6ठी सीट का चुनाव कराने के लिए एडिशनल एमसीडी कमिश्नर जितेंद्र यादव को सदन की बैठक का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये सीट बीजेपी नेता कमलजीत सहरावत के पश्चिम दिल्ली सीट से लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद खाली हुई थी। एमसीडी कमिश्नर ने अपने आदेश में उपराज्यपाल के निर्देशों का हवाला दिया है। कहा है कि जनहित में और नगर निकाय कोई लोकतांत्रिक भावना को बनाए रखने के लिए चुनाव आज दोपहर 1 बजे कराए जाएंगे। उपराज्यपाल के निर्देशों में पूरी चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी शामिल है। मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए मतदान हॉल के अंदर मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आपको याद होगा कि पार्षदों की तलाशी को लेकर हुए हंगामे के बाद महापौर शैली ओब्रॉय ने नगर निगम में स्थायी समिति का चुनाव टाल दिया था और सदन की बैठक 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी थी। हालांकि उपराज्यपाल ने हस्तक्षेप करते हुए देर रात स्टैंडिंग कमेटी के अंतिम खाली सीट के चुनाव स्थगित करने के फैसले को पलट दिया और एमसीडी कमिश्नर को रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी कि डूसू 2024-25 चुनाव के लिए कई दिनों से प्रचार में पसीना बहा रहे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद हो जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव की मतगणना पर फिलहाल रोक लगा दी है। पूर्व शेड्यूल के अनुसार मतगणना 28 सितंबर को होनी थी। ऐसे में अभी मतगणना को लेकर संशय बना हुआ है। डूसू के दंगल में इस बार चारों पदों के लिए 21 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव में 1 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उल्लेखनीय है कि डूसू से लगभग 50 कॉलेज जुड़े हुए हैं। चुनाव के लिए 500 से अधिक ईवीएम का प्रयोग होगा। और आइए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी अब तेज हो गई है। आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर एस संधू के साथ चुनाव आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल 2 दिन के राज्य दौरे पर मुंबई पहुंचा है। चुनाव आयोग की टीम मुंबई में कई राजनीतिक दलों और विभागीय अधिकारियों के साथ आज बैठक करेगी। विधानसभा का कार्यकाल आपको बता दें 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस की गारंटियों को लेकर कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस ने पहली कैबिनेट में महिलाओं को 1500 रुपए, 1 लाख नौकरी, 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा तो पूरा नहीं किया, उल्टा लोगों से छीनना जरूर शुरू कर दिया है। प्रदेश के लोगों को बहुत निराशा है वर्तमान सरकार से और मुझे लगता है कि गलतफहमी अब सब लोगों की दूर होनी चाहिए। अभी सरकार आने के बाद जो गारंटियां दी थी वो गारंटियां तो आपके सामने हैं। महिलाओं के लिए जो कहा था कि 1500 रुपए देने की बात, अब बातें ये भी चल रही है जो दिया है उसको वापस भी लिया जा सकता है बोलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो दिया है वो दे ही दिया है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि वर्तमान सरकार के इसका जिक्र आजकल जो है हमारे पड़ोस के राज्यों में खूब हो रहा है इनकी गारंटियों का, कि कैसी कैसी गारंटियां दी थी और उन गारंटियों से किस प्रकार से मुख्यमंत्री मुकर गए हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कई जगह इस बात का जिक्र कर दिया, ये गारंटी सुक्खू ने नहीं दी है, जिनने दी है उनसे पूछो। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम तन्मय लाल ने संयुक्त राष्ट्र में आयोजित परमाणु हथियारों के संपूर्ण उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर भारत की तरफ से सभा को संबोधित किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए भारत की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने साथ ही कहा कि भारत परमाणु हथियारों का पहला इस्तेमाल न करने संबंधी नीति का सख्ती से पालन करता है। Weapons continue to pose the gravest danger to humanity. India remains firmly committed to the goal of universal, non-discriminatory and verifiable nuclear disarmament within a specified time frame. India's proposal for a step-by-step approach for the total elimination of nuclear weapons is contained in our working paper that was submitted to the Conference of Disarmament in 2007. It calls on the CD to negotiate a comprehensive nuclear weapons convention. As the world's single multilateral disarmament negotiating forum, the Conference on Disarmament needs political will to agree on a program of work and to commence negotiations
on legally binding instruments on the core items on its agenda. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में दुनिया की 133 अर्थव्यवस्थाओं में भारत 39वें स्थान पर पहुंच गया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक स्तर पर देश की इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से 39वें स्थान पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और निर्णायक नेतृत्व से भारत ने यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। मध्य और दक्षिण एशिया की 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत पहले स्थान पर है। वहीं निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में भी वे पहले स्थान पर है। हमारे इनोवेटर्स और उद्यमियों द्वारा संचालित देश का इनोवेशन परिदृश्य लगातार फल फूल रहा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जहां एक और गजा के कई इलाकों में हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई जारी है, तो वहीं लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह भी इजरायली हमलों की मार झेल रहा है। इजरायली सेना हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार निशाना बनाकर हमले कर रही है। अमेरिका सहित कई देशों ने इजरायल से हिजबुल्लाह के खिलाफ 21 दिन के युद्ध विराम की मांग की थी, जिसे इजरायल ने खारिज कर दिया है। 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा इजरायल भी मिसाइल हमलों से अछूता नहीं है। सुबह सुबह तेल अवीव की ओर से यमन की ओर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल दागी गई है। मिसाइल को इजरायली क्षेत्र के बाहर एरो इंटरसेप्टर द्वारा रोका गया। वहीं इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह कमांडर भी मारा गया है। इजरायली रक्षा बलों ने बेरूत में एक हवाई हमले में संगठन के एरियल कमांड मोहम्मद हुसैन सरूर को मार गिराने की घोषणा की है। IDF ने कहा है कि सरूर इजरायली नागरिकों को निशाना बनाकर कई हवाई हमलों को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार था। उधर अमेरिका ने क्षेत्र में 21 दिन के युद्ध विराम का आह्वान किया है। प्रसार भारती और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की जानी मानी कंपनी MUZ स्पोर्ट्स के बीच एक समझौता हुआ है। इस समझौते में दोनों मिलकर देश ने स्पोर्ट्स के भविष्य को मजबूती करने की दिशा में वे काम करेंगे। इस साझेदारी के चलते MUZ स्पोर्ट्स की तकनीक को प्रसार भारती की वृहद पहुंच का लाभ मिलेगा। एथलीट्स का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो लोग अपने जो टैलेंट है वो शोकेस कर सकें, क्योंकि ये आज के दिन में ओलंपिक स्पोर्ट बनने चला है। तो ये प्रसार भारती का एक एंडेवर है कि वो इसको और ज़्यादा हाईलाइट करे। तो हम लोग भी इस ड्रीम जो है, आइडियल जो है, इनके साथ जुड़े एंड ये एक अच्छा इनिशिएटिव हम लोग की तरफ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि हम लोग जितने डीप जा सकें एंड वी कैन फैसिलिटेट the tournaments to be played, the tournaments to be highlighted and दूरदर्शन से ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता इंडिया में शोकेस करने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग शोकेस करेंगे ये सब। खेल की खबरों का रुख कर लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला आज से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत बांग्लादेश के बीच ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे है। ऐसे में टीम इंडिया कानपुर टेस्ट को जीतकर सीरीज क्लीन स्वीप करने के इरादे के साथ मैदान पर उतरेगी। वहीं बांग्लादेश की टीम सीरीज बरकरार रखने और बराबर करने के लिए मैदान में उतरेगी। भारतीय टीम ने चेन्नई में खेले गए पहले टेस्ट को 280 रन से अपने नाम किया था। भारतीय टीम ने कानपुर की ग्रीन पार्क स्टेडियम में अब तक 23 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 7 में टीम को जीत मिली है, जबकि 3 में हार और साथ ही 13 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। वहीं बांग्लादेश की टीम इस मैदान पर पहली बार कोई टेस्ट मुकाबला खेलेगी। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसके प्रमाण हमारे इतिहास में नहीं बल्कि पुरातात्विक काल में भी देखने को मिलते हैं। कश्मीर के ऐतिहासिक धरोहरों और सांस्कृतिक पहलुओं की पड़ताल की है हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने। देखते हैं DD न्यूज की एक खास रिपोर्ट। श्रीनगर के बाहरी इलाके हरवन में एक पुराने बौद्ध मठ के खंडर हैं। इसके खंडरों से इस स्थल के महत्व की कल्पना करना कठिन है, लेकिन इस प्राचीन मठ ने बौद्ध धर्म के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहीं पर बौद्ध धर्म के महायान स्कूल की 4थी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। ये अपने समय के सबसे महान बौद्ध गुफाओं में से एक नागार्जुन का घर भी था।
जिन्होंने शून्यता या शून्यता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। 8वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म कश्मीर का मुख्य धर्म था, लेकिन धीरे धीरे पहले हिंदू धर्म और फिर बाद में इस्लाम के आने से इसका वजूद ही समाप्त हो गया। ऐसे ही एक और स्थल है परिहासपुर, जो जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। परिहासपुर का मतलब है हंसी या मुस्कुराता हुआ शहर। यहाँ प्राचीन स्तूप, मठ और चैत्य के रूप में बौद्ध स्मारकीय अवशेष के रूप में पहचाने जाने वाले 3 टीलों को विद्वान सर ऑरेल स्टीव ने खोजा था। श्रीनगर से कुछ ही दूरी पर मौजूद ये परिहासपुरा की बुद्धिस्ट साइट बताती है कि हमारा अतीत कितना गौरवशाली रहा था। खंडहर ही सही, लेकिन ये इमारतें और ये सीढ़ियां जिनकी भव्यता स्थापित करती है बुद्ध काल की उन चीजों को जो हजारों साल पहले स्थापित हो चुकी थी। जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित एक नगर है पट्टन। श्रीनगर से कुछ ही दूरी पर स्थित पट्टन प्राचीन काल में ऊन, पशुधन और अनाज का व्यापारिक केंद्र था। राजा शंकरवन ने पट्टन शहर में शिव को समर्पित 2 मंदिर भी बनवाए थे। उन्होंने एक मंदिर का नाम अपनी पत्नी सुगंधा के नाम पर सुगंधेशा रखा और दूसरे मंदिर का नाम शंकर गौरीश्वर रखा। कश्मीर के इतिहास को देखें तो इसकी कहानी इन सब से भी पुरानी यानी पुरातात्विक काल में भी दिखती है। 1936 में बुर्जहोम स्थल पर पुरातत्व खुदाई में 3000 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के बीच सांस्कृतिक महत्व के 4 चरण सामने आए। यहाँ पर कई प्राचीन भूमिगत गड्ढे पाए गए। मानव इन गड्ढों को छप्परों से ढककर उसमें रहते थे। यहाँ के घरों का निर्माण जमीनी स्तर से ऊपर ईंट और गारे से भी किया जाता था। यहाँ के लोग खेती भी करते थे और प्रत्येक घर में कुत्ता पाला जाता था। यह कश्मीर घाटी में श्रीनगर से लगभग 9.6 किलोमीटर दूर शालीमार बाग के उत्तर पूर्व दिशा में पड़ता है। कश्मीर घाटी में जगह जगह दिखते खंडहर के रूप में ये अवशेष हमारे इतिहास की वानगी को बयां करते हैं। एक सशक्त राष्ट्र के बनाने में हमें अपने अतीत की कितनी जरूरत होती है, ये खंडहर हमें बताते हैं कि हम कितने सशक्त थे। निश्चित तौर से हमारे युवाओं के लिए और हम सब के लिए ये प्रेरणा के स्रोत हैं, ताकि हम एक मजबूत राष्ट्र बन सकें, इस मायने में कि हम किसी से कभी पीछे नहीं थे। कैमरामैन अनिकेत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, कश्मीर घाटी। कभी पिछड़ा और गरीब कहलाने वाले मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में उद्योग धंधों की अपार संभावनाएं हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य की सरकार सागर में आज से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने जा रही है। देखते हैं इस पर हमारी खास रिपोर्ट। बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास की संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने बुंदेलखंड के सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने का फैसला लिया और देश और दुनिया के तमाम औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिनिधि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के सागर पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह और पन्ना जैसे जिलों में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए राज्य की मोहन यादव सरकार शुक्रवार को 4थी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव बुंदेलखंड के सागर में करने जा रही है। इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 3500 से अधिक प्रतिभागियों के भाग लेने की संभावना है, जिनमें 6 देशों मंगोलिया, थाईलैंड, केन्या, अल्जीरिया, कनाडा और ईरान के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि, विदेशी राजनयिक मिशन, 150 विशिष्ट अतिथि और 700 से अधिक विशेष आमंत्रित सदस्य और 1000 एमएसएमई से जुड़े प्रतिभागी शामिल होंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्योग संबंधित प्रतिष्ठानों का वर्चुअल भूमि पूजन करेंगे और निवेशकों को भूमि आवंटन आदेश और बुंदेलखंड इनोवेशन चैलेंज हैकाथन के विजेताओं को पुरस्कार वितरित करेंगे। इस दौरान इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और एडवांटेज एमपी के लिए एक वीडियो आमंत्रण भी प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी निवेश अवसरों पर महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन देंगे, जिनमें आईटी, खनन, हस्तशिल्प, पर्यटन आदि क्षेत्र शामिल होंगे। गुरुवार को यहां बुंदेलखंड हैकाथन का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश भर के 600 से अधिक स्टार्टअप्स में से 60 का चयन किया गया। इन 60 स्टार्टअप्स में से सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप को शुक्रवार को पुरस्कृत किया जाएगा। इस बुंदेलखंड हैकाथन में शहरों और आम जीवन में आने वाली समस्याओं को समाप्त करने के आइडियाज को आमंत्रित किया गया।
जो घर से निकलने वाला गंदा पानी होता है नहाने कपड़े धोने का, उसको रिसाइकल करके पुनः उपयोगी बनाने के लिए हमने एक मशीन बनाया है जो उस पानी को वापस रिसाइकल करके रीयूजेबल बना देता है बिना केमिकल में। मेरा स्टार्टअप है रिपेयर माई गाड़ी। ये आपकी गाड़ी सुधार कर देगी। रिमोट और रूरल एरियाज में हम लोग लोकल शॉपकीपर्स को कनेक्ट करेंगे रूरल एरियाज के, जो आपको ऑन स्पॉट रिपेयर सर्विस प्रोवाइड करेगी। बात बुंदेलखंड के विभिन्न क्षेत्रों के औद्योगिक क्षेत्रों की करें तो सागर जिले में 5 औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 440 एकड़ भूमि पर 206 औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं। इन इकाइयों में लगभग 211 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ है और 4,789 लोगों को रोजगार मिल रहा है। सबसे पहले मालवा, फिर महाकौशल और फिर ग्वालियर चंबल और अब बुंदेलखंड के बाद बारी विंध्य अंचल की आएगी, जहां पर मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार निवेशकों को विंध्य अंचल की गति और प्रगति से अवगत कराएगी। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, सागर। आज विश्व पर्यटन दिवस है। पर्यटन के जरिए न सिर्फ सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी चलती है। पर्यटन के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ही 27 सितंबर को इस खास दिन का आयोजन किया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य पर्यटन के महत्व और इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक योगदान के प्रति जागरूकता फैलाना है। 27 सितंबर 1970 विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना हुई थी। संगठन के स्थापना सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर विश्व पर्यटन दिवस मनाने की शुरुआत हुई। विश्व पर्यटन दिवस 2024 की थीम पर्यटन और शांति है। इस थीम का उद्देश्य है कि पर्यटन समुदायों को बदल सकता है, रोजगार पैदा कर सकता है, समावेश को बढ़ावा दे सकता है और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत कर सकता है। पर्यटन न केवल विभिन्न संस्कृतियों और स्थानों को जोड़ता है, बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा भी है, जो कई देशों के लिए आय और रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पर्यटन सीमाओं को मिटाकर दिलों को जोड़ता है, जहां संस्कृति और परंपरा का संगम नई सोच को जन्म देता है। पर्यटन से न केवल आर्थिक विकास होता है, बल्कि ये सामाजिक और वैश्विक भाईचारे की भावना को भी बढ़ावा देता है। भारत सहित दुनिया भर की सरकारें पर्यटन को बढ़ावा देने का काम कर रही हैं। भारत में ई वीजा की सुविधा 167 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। ई वीजा कम शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा देती है, जिससे यात्रा अधिक सुलभ हो जाती है। स्पोर्ट्स टूरिज्म है, माइस टूरिज्म है और मेडिकल टूरिज्म भी हमारा बहुत आगे बढ़ गया है, क्योंकि जितने में आप इलाज अमेरिका में और बाकी जगह करते हैं, उससे 1/3 प्राइस में जो आपका ऑपरेशन $5,000 में होता है, वो इंडिया में $1,000 में हो सकता है। और जो हमारे मोदी जी की विजन है, एक डेवलप्ड नेशन बाय 2047, विकसित भारत, वो हमारा सपना बहुत जल्दी पूरा हो सकता है। पर्यटन मंत्रालय ने थीम आधारित पर्यटक सर्किट के विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना शुरू की है, जिसके तहत कुल 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। वहीं 2024 तक 73 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। अयोध्या के बाद एक बहुत ज़्यादा पूरे जो मिलियंस ऑफ NRIs हैं, वो सारे हिंदुस्तान आना चाहते हैं और रिलीजियस टूरिज़्म के लिए बहुत बड़ी मार्केट है। सऊदी अरेबिया ऑयल के बाद सबसे ज़्यादा पैसा हज से कमाता है, तो क्यों ना हम हिंदुस्तान 4 धर्मों का जन्म स्थान है, हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म और जैनिज़्म, और बिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं इन चारों रिलीजन्स के, उन सबको हम भारत ला सकते हैं और एग्रेसिव रिलीजियस टूरिज्म की मार्केटिंग कर सकते हैं। एकीकृत पर्यटन विकास के लिए 57 गंतव्यों पर ध्यान केंद्रित करने वाली स्वदेश दर्शन 2.0 और तीर्थ स्थलों पर बुनियादी ढांचे को बढ़ाने वाली प्रसाद योजना भारत में पर्यटन विकास को और बढ़ावा देती है। प्रकृति, इतिहास और सभ्यता का सम्मान सिखाता है पर्यटन, जिससे स्थायी और बेहतर भविष्य का मार्ग भी सुगम बनता है। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन की।
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में गंदगी वाले विभिन्न ब्लैक स्पॉट की पहचान की गई है और स्वच्छता अभियान चलाया गया है। देखते हैं इस पर हमारी खास रिपोर्ट। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत जनपद फतेहपुर की 816 ग्राम पंचायतों में सबसे गंदे ब्लैक स्पॉट की पहचान कर वहां सफाई कर्मी और सामूहिक सहभागिता के माध्यम से साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। वहीं नगर पालिका स्तर पर भी सफाई का कार्य तेजी से किया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान जनमानस में स्वच्छता के प्रति जागरूकता ला रहा है। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। स्वच्छता ही सेवा एक पखवाड़ा मनाया जा रहा है जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। तो इसमें हम ग्राम पंचायत में अपने सफाई कर्मियों की टीम लगा करके उन गांव जगहों को चिन्हित करके सफाई करवा रहे हैं। जैसे जहां जल भराव होता है उसे ब्लैक स्पॉट के रूप में एक सूची बनाए हैं कि इन गांव में यहाँ जल भराव या झाड़ी है या यहाँ पर बीमारी की संभावना है। इसी क्रम में फतेहपुर नगर पालिका द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर 30 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जिसमें सफाई कर्मी लगातार सफाई का कार्य करने के साथ साथ लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का कार्य करते रहते हैं। इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। नगर पालिका के कर्मचारियों के मुताबिक स्वच्छता को लेकर अब लोगों की सोच में पहले से काफी बदलाव आया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में स्वच्छता अभियान 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाना है, जिसमें हमारे ब्लैक स्पॉट 30 बने हैं। उनकी जो 155 घंटे में उनके पूर्णतः सफाई करना है, जिससे कि हमारा नगर स्वच्छ एवं साफ और सुंदर बना है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि अब ज्यादातर लोग कूड़ा कचरा इधर उधर फेंकने के बजाय डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने वालों को ही देते हैं, जिससे कूड़े को उचित स्थान पर ले जाकर डालने में सुविधा होती है। सारा बदलाव देख रहे हैं। पहले से अब लोग गाड़ी आती है, घर घर गाड़ी जाती है, लोग बाहर निकल कर गाड़ी पे कूड़ा डालते हैं। इस टाइम बहुत ही अच्छी तरीके से साफ सफाइयाँ चल रही हैं। सर जो हमारे नगर के अधिकारी हैं वो बहुत ही कार्य में ध्यान दे रहे थे। गीला कचरा सूखा कचरा सब अलग अलग स्थानों में डालने और बाकी साफ सफाई हमारे यहाँ बहुत अच्छी चल रही, इसका कोई वो नहीं जोड़, बाकी मिलकर अच्छी तरीके से काम करते हैं। पिछले 10 सालों में स्वच्छता अभियान के शुरू होने के बाद लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। खासतौर पर स्वच्छता को लेकर अब लोग ज्यादा सजग हो गए हैं। लोग अब इधर उधर कूड़े को फेंकने से बचते हैं। स्वच्छ भारत मिशन की वजह से चारों तरफ साफ सफाई रहने के बाद अब लोगों को गंदगी के कारण होने वाली बीमारियों से भी निजात मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए आप DD न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स YouTube, Facebook, Twitter, Instagram और हमारी वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध हैं और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। वो यात्रा जिसने निभा